तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मूल सिद्धांत और अनुप्रयोग नाम के एक एकेडमिक लेख से कुछ जरूरी हिस्से हैं। हाँ, और ये टॉपिक सुनने में जितना टेक्निकल लगता है, असल में उतना ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और हमारा मकसद भी यही है, इस मुश्किल लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाना। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे रिमोट की बैटरी से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स के एक छोटे से खेल पर टिका है। कैसे केमिकल एनर्जी बिजली बनती है और कैसे बिजली से केमिकल्स बनाए जाते हैं। हाँ, तो चलिए इस दुनिया में उतरते हैं जहाँ केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि यह सब एक बहुत ही बुनियादी प्रक्रिया पर चलता है, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, नाम भले ही थोड़ा टेक्निकल लगे, पर इसका मतलब सीधा है। एक केमिकल अपना इलेक्ट्रॉन खोता है और ठीक उसी पल दूसरा उसे पकड़ लेता है। अच्छा। ये एक तरह की इलेक्ट्रॉन रिले रेस है, और इसी दौड़ से करंट मतलब बिजली पैदा होती है। इलेक्ट्रॉन रिले रेस, ये सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। तो ये रेस होती कहाँ पे है, मतलब इसका मैदान क्या है? बढ़िया सवाल है। ये सारी प्रक्रिया एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर होती है। ओके। इसे आप इस रिले रेस का स्टेडियम समझ सकती हैं। इसी स्टेडियम के अंदर एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। ठीक है, तो इस स्टेडियम में दो तरह के मैच होते हैं ना? हाँ, एक में केमिकल एनर्जी बिजली में बदलती है और दूसरे में इसका ठीक उल्टा होता है। एकदम सही। ये दो अलग-अलग कहानियां हैं जो एक ही सिद्धांत पर चलती हैं। पहली कहानी है केमिकल एनर्जी का बिजली में बदलना। जैसे हमारी घड़ी या रिमोट में लगी बैटरी। वही, वो इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। इसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनिक सेल। हाँ, इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खुद ब खुद बिना किसी बाहरी मदद के एक दूसरे से रिएक्ट करना चाहते हैं। की उल्टी है। यहाँ हम बिजली का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी बनाते हैं या किसी केमिकल को तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें रिएक्शन अपने आप नहीं होता, वो होना ही नहीं चाहता। हमें बाहर से बिजली का करंट लगाकर उसे जबरदस्ती करवाना पड़ता है। लेकिन हमें ऐसा जबरदस्ती करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इंडस्ट्री में कई बार हमें बहुत कीमती केमिकल्स या धातुएं चाहिए होती हैं जो प्रकृति में अकेले नहीं मिलती। अच्छा। वो किसी कंपाउंड या यौगिक के रूप में बंधी होती हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस उस बंधन को तोड़ने की चाबी है। हम बिजली का इस्तेमाल करके उस कंपाउंड को उसके असली शुद्ध हिस्सों में तोड़ देते हैं। अच्छा, तो एक तरफ बैटरी है जो खुद एनर्जी दे रही है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलिसिस है जिसे चलाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। बिल्कुल। पर आपने कहा था कि ये सब इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन पर निर्भर करता है। क्या कुछ तत्व इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा माहिर होते हैं और कुछ लेने में? बिल्कुल, और यहीं पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की भूमिका आती है। ओके। ये असल में धातुओं और तत्वों की एक रैंकिंग लिस्ट है, यूं समझिए। जो इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, जैसे लिथियम या जिंक, वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेताब रहते हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉन देने में खुशी मिलती है। और जो नीचे हैं, जैसे सोना या कॉपर, वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। तो बैटरी बनाते समय हम इसी लिस्ट का इस्तेमाल करते होंगे। एक ऐसा जोड़ीदार चुनते हैं जिसमें एक खुशी-खुशी इलेक्ट्रॉन दे और दूसरा खुशी-खुशी ले ले। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक अच्छी बैटरी बनाने का यही राज है। हम एक ऐसा जोड़ा बनाते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन देने वाला चैंपियन हो और दूसरा लेने वाला। हाँ हाँ। जब हम उन्हें एक तार से जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का एक तरफा बहाव शुरू हो जाता है। इसी लेन-देन से करंट बनता है और हमारा डिवाइस चल पड़ता है। वाह, ये तो बहुत सरल तरीके से समझ आ गया। अच्छा, तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर हमारी रोज की जिंदगी में ये कहाँ काम आती है? क्या मेरे हाथ में रखे इस फोन में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है? आपके फोन की बैटरी से लेकर जिस चम्मच से आप खाती हैं, उसकी चमक तक में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसका असल जिंदगी में इस्तेमाल बहुत फैला हुआ है। अच्छा। जैसे धातुओं को चमकाने और बचाने में। आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात कर रहे हैं, जैसे चांदी के चम्मच पर सोने की परत चढ़ाना। हाँ। पर ये होता कैसे है? क्या हम सोने को पिघलाकर चम्मच पर डाल देते हैं? हाँ, नहीं, उससे तो परत बहुत मोटी और ऊबड़-खाबड़ होगी। अच्छा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम इलेक्ट्रोलिसिस वाली प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। हम एक घोल लेते हैं जिसमें सोने के आयन तैर रहे होते हैं। आयन मतलब चार्ज्ड एटम्स? हाँ, चार्ज्ड एटम्स। फिर हम बिजली का इस्तेमाल करके उन आयनों को घोल से निकालकर चम्मच पर एटम दर एटम यानी एक एक परमाणु करके चिपकाते हैं। ये एक बहुत ही सटीक और पतली परत बनाता है। अरे वाह,
मतलब ये तो नैनो लेवल की कारीगरी हो गई। हाँ, कह सकते हैं। और ये प्रक्रिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही चालाक भी है। और ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही एक रूप है। मजे की बात यह है कि जंग लगना खुद एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। बस ये वो सेल है जिसे हम नहीं चाहते। क्या मतलब? जंग लगना एक बैटरी की तरह है? एक तरह से हाँ। हवा और नमी की मौजूदगी में लोहा धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन खोने लगता है और गलना शुरू हो जाता है। ओह, जब हम उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं तो जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोहे से ऊपर है। वो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अच्छा, तो वो पहले रिएक्ट करेगा। बिल्कुल। तो वो लोहे के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है। जब तक जिंक मौजूद है वो खुद गलता रहेगा लेकिन लोहे को बचा कर रखेगा। कमाल है। मतलब एक धातु दूसरी की बॉडीगार्ड बन जाती है। सही शब्द है, बॉडीगार्ड। और इंडस्ट्री में इसका क्या इस्तेमाल है? लेख में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का जिक्र था। हाँ, NaOH यानी कास्टिक सोडा, जो साबुन और कागज उद्योग की मतलब एक तरह से जान है, उसे नमक के पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से ही बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। अच्छा, नमक के पानी से? जी हाँ, हम बिजली का इस्तेमाल करके नमक यानी NaCl और पानी यानी H2O को तोड़कर बेहद उपयोगी केमिकल्स बनाते हैं। और फ्लोरीन जैसी गैस बनाने के लिए तो शायद इलेक्ट्रोलिसिस ही एकमात्र तरीका है। इसके बिना हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आज जैसी हैं वैसी नहीं होती। और इस लेख में भविष्य की एक तकनीक फ्यूल सेल्स की भी बात की गई है। उन्हें बिजली का एक सुविधाजनक स्रोत बताया गया है। फ्यूल सेल्स, हाँ, ये इस कहानी का अगला और शायद सबसे रोमांचक अध्याय है। ये भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बैटरी और फ्यूल सेल में बुनियादी फर्क क्या है? दोनों ही तो बिजली बना रहे हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, बैटरी एक गोदाम की तरह है जिसमें ऊर्जा पहले से भरी हुई है। हाँ, और जैसे जैसे आप इस्तेमाल करती हैं वो धीरे धीरे खत्म होती है। फिर आपको उसे फेंकना पड़ता है या रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन फ्यूल सेल एक छोटे पावर प्लांट की तरह है। जब तक आप उसे बाहर से ईंधन देते रहेंगे, जैसे हाइड्रोजन, वो लगातार ताजी बिजली बनाता रहेगा। वो कभी खत्म नहीं होता जब तक ईंधन मिलता रहे। अच्छा, मतलब बैटरी स्टोर करो और इस्तेमाल करो के सिद्धांत पर काम करती है। बिल्कुल। और जबकि फ्यूल सेल तुरंत बनाओ और इस्तेमाल करो। बिल्कुल। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और फ्यूल सेल्स ना केवल बहुत कुशल होते हैं बल्कि उनका बाय प्रोडक्ट सिर्फ पानी होता है। सिर्फ पानी? हाँ, सिर्फ पानी। मतलब प्रदूषण ना के बराबर। यही वजह है कि इन्हें भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत माना जा रहा है। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। है ना? तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें, हाँ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असल में इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को नियंत्रित करने का विज्ञान है। ये हमारे हाथ की सबसे छोटी बैटरी से लेकर धातुओं को जंग से बचाने और भविष्य के स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों तक हर जगह मौजूद है और हमारी दुनिया को चला रहा है। एकदम सही। ये सिर्फ किताबों का विषय नहीं है बल्कि एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है जो हमें पदार्थों को बदलने और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने की क्षमता देती है। ये हमें सिखाता है कि कैसे रासायनिक प्रतिक्रियाओं को काबू में करके उनसे उपयोगी काम लिया जा सकता है। चाहे वो एक कार को चलाना हो या किसी धातु को शुद्ध करना हो। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। लेख में भविष्य की तकनीक के रूप में फ्यूल सेल्स का उल्लेख है। कल्पना कीजिए कि अगर ऊर्जा का उत्पादन वहीं होने लगे जहां उसकी खपत हो रही है, जैसे हर घर, हर गाड़ी का अपना छोटा स्वच्छ पावर प्लांट हो, तो हमारी ऊर्जा प्रणालियां कैसे बदल जाएंगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या तब भी हमें आज की तरह विशाल पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइनों की जरूरत पड़ेगी?